फिल्म के शुरुआत में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस रिसर्चर्स आए हुए थे। और इसी पार्टी में हम लूक, जिम, फिल, वुडी और वुडी की पत्नी टेरी को देखते हैं और ये सभी लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। जहां हमें ये पता चलता है कि लूक कुछ हफ्तों बाद एक स्पेस मिशन के लिए मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर जाने वाला है, जबकि उसके दोस्त यानी कि जिम, फिल, वुडी और टेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उसके मिशन की निगरानी रखेंगे। अब आगे उनके बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इस मिशन के लिए जिम और उसकी पत्नी मैगी को जाना था, लेकिन मैगी की तबीयत खराब होने के कारण जिम इस मिशन में जाने से मना कर देता है क्योंकि वो मैगी का ख्याल रखना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, जिस कारण वो बुरी तरह से टूट जाता है और इसीलिए जिम की जगह पर लूक को मार्स पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। फिर हमें 15 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां लूक के साथ कुछ और एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर पहुंचकर अपना शोध शुरू कर देते हैं। और इस शोध के दौरान उन एस्ट्रोनॉट्स को अपने सामने बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है जिसमें से कोई सफेद पत्थर जैसी चीज नजर आ रही होती है, जिसे देखकर पहले तो उन्हें ये लगता है कि शायद ये बर्फ है। लेकिन मार्स पर बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा मिलना लगभग नामुमकिन की बात थी, इसलिए वो सारी जानकारी स्पेस स्टेशन पर भेज देते हैं। अब अगले सीन में लूक और उसके साथी एक वीडियो मैसेज में जिम को जन्मदिन विश करते हैं क्योंकि जिस दिन उनका संदेश स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाला था उस दिन जिम का जन्मदिन होता है। जिसके बाद वो सभी उस सफेद पत्थर जैसी चीज के नजदीक से जांच करने के लिए उसके पास जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि इस पत्थर से धीमी आवाज आ रही है, इसलिए वो अपने मशीन्स के जरिए उस आवाज को कैप्चर करके खुद कुछ सिग्नल्स उस पत्थर की ओर भेजते हैं। लेकिन ऐसा करते ही उनके सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं और फिर देखते देखते अचानक से आसपास के पत्थर हवा में तैरने लगते हैं, जिसके साथ वहाँ एक तेज तूफान उठ जाता है जो किसी सांप की तरह बनकर उन सभी को जान से मार देता है। और फिर उन एस्ट्रोनॉट्स के मरते ही वो तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं अब पत्थरों के हट जाने की वजह से हम उस सफेद पत्थर को देख पाते हैं जो कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान जैसा चेहरा होता है। लेकिन मार्स पर इतना विशाल इंसानी चेहरा किसने बनाया, इस बात का पता हमें बाद में चलेगा। उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उनका संपर्क मार्स पर गए एस्ट्रोनॉट से पूरी तरह से टूट चुका था। पर फिर कुछ देर बाद वो लोग स्क्रीन पर मार्स ग्रह की तस्वीरें देखते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ बहुत भयानक तूफान आया था और शायद इस तूफान में उनके सभी साथी मारे गए, जिस बात से लूक के चारों दोस्त बहुत दुखी हो जाते हैं। पर तभी दूसरे सैटेलाइट से संपर्क होते उन्हें लूक का वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें लूक बताता है कि उस भयानक तूफान में उसकी टीम के लोग मारे गए लेकिन वो किसी तरह से बच गया। पर अब इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता उनका संपर्क फिर से टूट जाता है, इसलिए अब लूक के चारों दोस्त उसे बचाने के लिए मार्स पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उनका सीनियर रे उन लोगों को मार्स पर जाने की अनुमति नहीं देता क्योंकि स्पेस स्टेशन से मार्स तक जाने में 6 महीने का समय लगने वाला था और इतने समय तक लूक का बच पाना काफी मुश्किल था। साथ ही साथ रे को यह शक था कि उन्हें लूक का वीडियो मैसेज मिलने तक लूक जिंदा ही ना हो, पर इसके बावजूद वो चारों किसी तरह रे को मना लेते हैं, जिस पर फिर रे उन्हें एक स्पेस शटल देकर मार्स पर जाने की अनुमति दे देता है। अब आगे हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां फिल कुछ कैंडीज से डीएनए जैसा स्ट्रक्चर बनाकर जिम को दिखाते हुए कहता है कि ये डीएनए मेरी होने वाली पत्नी का होगा, जिस पर फिर जिम उसमें से कुछ कैंडीज खा लेता है। अब इसके बाद जिम अकेले बैठकर अपनी पत्नी मैगी की वीडियोस देखने लगता है और अब इसी तरह सफर करते हुए उन्हें मार्स तक पहुंचने में सिर्फ एक ही दिन बचा है, जिस कारण फिल और टेरी मार्स पर जाने का सिमुलेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी शटल के आसपास घूम रहे मीटेरोइड्स के छोटे टुकड़े उनके शटल में छोटा छेद कर देते हैं, जिनमें से एक फिल के हाथ पर जा लगते हैं, जिससे उसके हाथ से अब खून बहने लगता है। वहीं उन छेद की वजह से स्पेस शटल की ऑक्सीजन कम होने लगती है, जबकि फिल के हाथ से निकला खून एक जगह जाकर बाहर निकलने लगता है और ये वही जगह थी जहां छेद हुआ था। तब वुडी कैसे तो उस छेद को बंद कर देता है, लेकिन अब भी उनके शटल का ऑक्सीजन कम हो रहा था, यानी कि वहाँ एक और छेद भी था और उसे ठीक करने के लिए वुडी को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसे दूसरा छेद नहीं मिल रहा था। वहीं इस तरफ टेरी एक ड्रिंक का पाउच लेकर उसकी ड्रिंक को बाहर निकाल देती है और ऐसा होते ही वो ड्रिंक शटल के दूसरे छेद से बाहर निकलकर बर्फ की तरह जम जाता है,
जो देखकर बाहर मौजूद वुडी उस दूसरे छेद को भी बंद कर देता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन जो लगभग 10% तक पहुंच गई थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। अब इसके बाद वुडी वापस से अंदर आ जाता है, जबकि हम देख पाते हैं कि उनके शटल की फ्यूल पाइप से उन मेटेराइट्स की वजह से काफी सारे छेद हो गए थे, लेकिन इस सब बात का उन सबको बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए वो लोग मार्स पर लैंडिंग के लिए शटल की फ्यूल को चालू करके उसे इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं, पर इसमें उनका बहुत सारा फ्यूल उस पाइप के छेद से निकलकर जम जाता है और अब वो जमा हुआ फ्यूल उनके शटल के पीछे की ओर तैरने लगता है और तभी जिम शटल को इग्नाइट भी कर देता है, जिससे शिप के पीछे तैर रहे फ्यूल में आग लगने के कारण जोर का धमाका हो जाता है और फिर उसका इंजन टूटकर अलग हो जाता है, यानी कि वो सब बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। फिर तभी उन्हें रीसप्लाई मॉड्यूल के बारे में याद आता है जो नासा ने सालों पहले मार्स के ऑर्बिट में भेजा था और उसकी मदद से वो सभी सही सलामत मार्स तक जा सकते थे। अब इसके बाद वुडी के कहने पर वो सभी अपने शटल के बाहर आ जाते हैं, जहां थोड़ी दूर पर ही उन्हें रीसप्लाई मॉड्यूल दिख जाता है। इसलिए वुडी एक वायर लेकर खुद को उस रीसप्लाई मॉड्यूल तक लॉन्च करता है, लेकिन उसकी गति ज्यादा होने के कारण वो उस मॉड्यूल पर खुद को संभाल नहीं पाता और उससे काफी दूर निकल जाता है। पर इस सब में उसने वो वायर रीसप्लाई मॉड्यूल तक पहुंचा दी होती है, जिस मदद से जिम, फिल और टेरी उस मॉड्यूल तक पहुंच जाते हैं। फिर तभी टेरी आगे जाकर अपने पति वुडी की तरफ वायर गन से वायर लॉन्च करती है, लेकिन वो वायर वुडी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसलिए वो और आगे जाकर अपने पति को बचाना चाहती थी, पर इस पर मना करते हुए वुडी कहता है कि तुम्हारे सूट में इतना फ्यूल नहीं है कि तुम आगे जाकर वापस से रीसप्लाई मॉड्यूल तक जा सको। इसलिए वुडी उसे वापस जाने को कह देता है, लेकिन टेरी अब भी उसे बचाने की जिद कर रही थी। इसलिए वुडी अपना हेलमेट हटा देता है और ऐसा करते ही उसका चेहरा बर्फ की तरह जम जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर टेरी को बहुत ही दुख होता है। लेकिन जिम और फिल के समझाने पर वो मजबूरन वापस आ जाती है। अब वो किसी तरह मार्स पर पहुंचकर वहां मौजूद बेस कैंप में आ जाते हैं, जहां जिम को हरे भरे पेड़ पौधे, पानी और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य मिलता है। इसलिए अब वो अपना हेलमेट हटा देता है, पर तभी उस पर लूक पीछे से हमला कर देता है, जिससे किसी तरह बचकर वो लूक को समझाता है कि वो लोग उसे बचाने आए हैं। अब लूक को वुडी की मौत के बारे में पता चलते ही वो बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर अगले सीन में लूक उन सभी को उस बड़े से इंसानी चेहरे के बारे में बताते हुए कहता है कि उसमें से कुछ आवाजें आती रहती है, जिन्हें एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर रखने से मुझे इंसानी डीएनए जैसा स्ट्रक्चर मिला, लेकिन इस डीएनए स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम का आखिरी हिस्सा गायब है। जो देखकर फिल कहता है कि ये डीएनए स्ट्रक्चर तो पूरी तरह इंसानों जैसा ही है, जिस पर फिर टेरी बताती है कि चिंपैंजी और इंसानों के डीएनए में 3% का अंतर है, फिर भी हम इंसान उनसे कितना ज्यादा विकसित है और यहाँ तो पूरा क्रोमोसोम ही गायब है। इसलिए डीएनए जिस किसी स्पीसीज का है वो इंसान नहीं हो सकता, जिसका साफ मतलब है कि वो कोई एलियन स्पीसीज है। अब इसके आगे जिम को कैंडीज देकर फिल वाला किस्सा याद आता है कि किस तरह फिल ने कैंडी से एक डीएनए स्ट्रक्चर तैयार किया था, जिस सब से उसे ये चमकता है कि ये डीएनए जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है ताकि हम इसे पूरा करके इसका सही सिग्नल उस विशाल चेहरे पर डाल सके। वो आगे ये भी बताता है कि लूक की टीम ने उस चेहरे पर कुछ सिग्नल्स फायर किए थे, जिन सिग्नल्स को उस एलियन स्पीसीज ने अपना जवाब समझ लिया, पर क्योंकि वो जवाब उस डीएनए क्रोमोसोम को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उस एलियन ने लूक और उसकी टीम पर हमला कर दिया, जिसमें भाग्य से लूक बच गया। यानी कि अब उन्हें उस मिसिंग क्रोमोसोम का पता लगाकर उसे सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा और उस सिग्नल को उस विशाल चेहरे पर ट्रांसमिट करना होगा। इसलिए अब वो सभी उस मिसिंग क्रोमोसोम का पता लगाकर उसे सफलतापूर्वक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एक रोवर के जरिए उस विशाल इंसानी चेहरे पर ट्रांसमिट कर देते हैं, जिससे उस चेहरे में सफेद रोशनी अब चमकने लगती है और फिर इसी रोशनी के साथ वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। तब जिम, लूक और टेरी उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जबकि वो लोग फिल को ये निर्देश देते हैं कि यदि एक निश्चित समय के बाद वो तीनों बाहर नहीं आए तो फिल पृथ्वी पर जाकर वहाँ के लोगों को इस चेहरे के बारे में बताएगा। वहीं अब इधर उन तीनों के अंदर पहुँचते ही वहाँ का दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है
और इस तरफ अब जिम देखता है कि उसके डिवाइसेस पर पृथ्वी जैसा वातावरण दिखाई दे रहा है, यानी कि इस जगह पर पृथ्वी जैसा वातावरण है। इसलिए अब वो अपना हेलमेट खोल देता है, जो देखकर बाकी लूक और टेरी भी ऐसा ही करते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने पर उन्हें करोड़ों साल पहले का सोलर सिस्टम नजर आता है, जिसमें पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी जैसा ही एक और ग्रह नजर आता है, जो कुछ और नहीं बल्कि मार्स ही था। जिसका मतलब ये है कि करोड़ों साल पहले मार्स पर पृथ्वी जैसा ही वातावरण था। और तभी उनके सामने एक एलियन आता है, जिसके चेहरे की बनावट काफी हद तक इंसानों जैसी ही थी। फिर वो एलियन और ये तीनों मिलकर सोलर सिस्टम को देखने लगते हैं, जहाँ एक विशाल एस्टेरॉयड मार्स पर टकरा जाता है, जिससे मार्स पर मौजूद जीवन खत्म होने लगता है। और फिर वो मार्स वैसा ही दिखने लगता है जैसा कि वो अब है। वहीं मार्स पर एस्टेरॉयड टकराने की वजह से वहां रहने वाले एलियन स्पीसीज बहुत सारी स्पेसशिप लेकर मिल्की वे से बाहर जाने लगते हैं, जबकि उनमें से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर जाकर अपना डीएनए पृथ्वी पर छोड़ देता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने लगती है। और फिर धीरे धीरे करके इंसान विकसित होने लगता है। और क्योंकि पृथ्वी का वातावरण मार्स से अलग था, इसलिए इंसान अलग तरह से विकसित हुए। और अब इस सब का मतलब ये है कि वो एलियन इंसानों के पूर्वज थे। और अब हम उस एलियन को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि ये वही एलियन है जिसने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। और एक हाईली एडवांस स्पीसीज होने के मदद से वो इतने सालों तक जिंदा रह पाया। दरअसल वो एलियन इसी इंतजार में था कि कभी न कभी कोई बुद्धिमान जीव मार्स पर आकर उसके डीएनए वाली पहेली को सुलझाकर अपने पूर्वजों के बारे में जान पाएगा। और आज वो दिन आ गया है जब लूक, जिम और टेरी अपने पूर्वज से मिल रहे हैं, जिसके बाद वो एलियन उनमें से एक को अपने साथ उस ग्रह पर चलने का ऑफर देता है, जहाँ बाकी एलियंस रह रहे हैं। जिस पर फिर जिम उसका ऑफर स्वीकार करके एक कैप्सूल में चला जाता है, जबकि लूक और टेरी उससे विदा लेकर फिल के पास चले आते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम उस विशाल चेहरे को टूटते हुए देखते हैं, जिसमें से वो एलियन एयरक्राफ्ट निकलकर दूर अंतरिक्ष में चला जाता है। और वहीं लूक, फिल और टेरी भी पृथ्वी के लिए निकल चुके होते हैं। और फिर इसी बेहतरीन एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।